ठीक है। नहीं। हेलो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा तेजवानी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा तेजवानी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? Shall I start? Okay. My name is Manisha Tejwani. I'm a qualified chartered accountant, currently working as an audit executive in Mumbai. मैं आप लोगों का ये बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट का एक टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो ये लूंगी आज। स्टार्ट करते हैं। हैज एवरीबडी ज्वाइंड? ओके। बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है आपके मॉड्यूल के अंदर, वो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या समझते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप से? कैन वी कीप इट लिटिल इंटरेक्टिव प्लीज? ओके। सी, एंटरप्रेन्योरशिप, अभी एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? ठीक है, इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करेंगे, फाइनल्स क्लियर करेंगे, एंड यू पीपल विल बी लाइक कि यार हमें किसी कंपनी में जॉब करनी है, राइट? एंड जस्ट अ सेकेंड, शायद थोड़ा सा, हाँ, हैज everybody joined? I should continue? Okay, okay, okay. ठीक है। ठीक है, मैं कह रही थी कि आप लोग अपने एग्जाम्स क्लियर करके आप लोग एस्पायर करते हैं कि हमें जॉब करनी है, राइट? एंड बहुत गिने चुने लोग होते हैं ये सोचते हैं कि यार मुझे अपने एग्जाम्स क्लियर करके मुझे बिजनेस करना है, मुझे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इट इज अ डिबेटेबल पॉइंट। ठीक है, लोग कहेंगे नहीं यार मैम हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, बट टेकिंग अ परसेंटेज वाइज तो 70% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें जॉब करनी है। दे आर लाइक कि नहीं यार बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जॉब पैसा अर्न करेंगे
एंड बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमें तो हमारा बिजनेस करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। सो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो एक बार अपन डिस्कस करते हैं, देन वील प्रोसीड विद दिस टॉपिक, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। अगर बात करें अपनी कंट्री की, राइट, इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में जो इंपोर्ट होता है, ठीक है, अभी अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट भी दो चीजों का हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल एंड सेकंड है फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल को देखें तो इंडिया में इंपोर्ट रॉ मटेरियल का कम होता है। इसका रीजन पता है आपको, क्यों कम होता है? और फिनिश, क्या रीजन है इसका कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जो है वो बहुत कम होता है एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है? सी, एक बेसिक सा रीजन है। अगर अपन ने इंडिया के बाहर से रॉ मटेरियल लाया एंड इंपोर्ट किया, ठीक है, बट उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया के पास प्रॉपर नीडेड टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी होगी भी, ठीक है, तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसलिए एक परसेप्शन चला आ रहा है कि यार रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करते हैं, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सस्ता पड़ेगा, बिकॉज अगर बनाएंगे, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी कॉस्ट, उसकी इंपोर्ट की कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इसका एक एग्जाम्पल भी है, चाइना लाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत कम होती है, बिकॉज चाइना से इंपोर्ट होती है और बहुत लो कॉस्ट पे, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आपको वो चीजें मिल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर अपन उन लाइट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, ठीक है, उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं की जाती है एंड फिनिश गुड्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट का सिनेरियो, ठीक है, अभी एक्सपोर्ट में भी दो चीजें हो गई, एक हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया फिनिश गुड्स। तो एक्सपोर्ट का जो रॉ मटेरियल है ना, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत कम। क्यों भाई? अरे सीधा सा रीजन है कि अगर रॉ मटेरियल, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे, इंडिया में बना ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे ना, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया में तो भाई नीडेड ही नहीं, बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा होता है और फिनिश गुड्स का कम। क्यों होता है फिनिश गुड्स का कम? क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स नहीं बना सकते, तो फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बहुत हाई वॉल्यूम में, बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। द रीजन बीइंग अगेन एंड अगेन, इंडिया के पास नीडेड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसका एक सिंपल लेते हैं, आपने शिमला के एप्पल्स के बारे में सुना होगा, राइट? बहुत फेमस है शिमला के एप्पल्स एंड बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्यों एक्सपोर्ट किए जाते हैं? बिकॉज अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, उतनी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी जो एप्पल को एप्पल जूस में कन्वर्ट करके उसको टेट्रा पैक में पैक करके लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसलिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, ठीक है। सो ये बेसिक सी चीज थी, ठीक है, बैकग्राउंड इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए। अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, विच इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सी, अगर आप इंडिया का रॉ मटेरियल आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर देते हैं तो यहां पे बहुत कॉमन चीज है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली, अगर आप देखेंगे, कुछ 5-6 सालों से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है, आपको सारी हेल्प प्रोवाइड कर रही है कि आप इंडिया में ही
काम, दैट इज आप बिजनेस करें, बिजनेस के लिए और ग्रोथ हो, बिजनेस लोग सोचें, ठीक, अदर देन जॉब, क्योंकि हर कोई जॉब करेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। तो उसका फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज है, सी अभी बहुत लोग कहेंगे कि यार नहीं, हमें तो अपना बिजनेस करना है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपको अपना बिजनेस करना है एंड आप अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, बट आपके पास आइडिया है क्या, आपके पास नीडेड फंड्स हैं? तो बोलती है कि यार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर के आइडिया को, ठीक है, आपके आइडिया को, आपके बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सेवरल फैसिलिटीज, बाय प्रोवाइडिंग सेवरल बेनिफिट्स। क्या होते हैं वो बेनिफिट्स? जैसे सपोज आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिक एक चीज की रिक्वायरमेंट है। क्या है वो चीज, बताएंगे? हेलो। सबसे बेसिक चीज जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए चाहिए होती है वो लैंड। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको लैंड एक्वायर करने में हेल्प करेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि यार आइडिया आप लिखाओ, ठीक है, आपको फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे, लैंड हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको जितनी नॉलेज की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर या एक कंसेप्ट लाया गया। सी आपको एक आइडिया होगा एप्पल, ठीक है, एप्पल एक ब्रांड जिसके बारे में हर कोई जानता है, राइट, या एप्पल के बारे में हर कोई जानता है। अगर आपको आइडिया हो तो पता है आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रॉपरली प्लान किया गया था, कि उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रॉपरली प्लान किया गया था 2 जगह पे इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट वॉज चेन्नई एंड सेकेंड वॉज कोयम्बटोर, ठीक है, यहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया, ठीक है। आप क्यों मानते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया? सी इसका एक सिंपल सा बेनिफिट सामने जो निकल के आता है वो है कि यार अगर इंडिया में प्लांट लगेगा, ठीक है, इंडिया में अगर प्लांट लगता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। सेकेंड चीज, इंडिया के ही रॉ मटेरियल को यूज करके आप इंडिया में ही फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सेकेंड। थर्ड, इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट की नीड्स हैं, ठीक है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप इंडिया में बना के इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, तो जाहिर कि उस कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट इंपोर्ट करते उससे कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट सर्टेनली थोड़ी सी बढ़ जाती है इंपोर्ट करने पे, राइट। अभी अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करा एप्पल ने, ठीक है, आईफोन 11 इंडिया में, तो सर्टेनली जीएसटी लगा मैन्युफैक्चरिंग पे, सारी चीजें, बट अगर आप उसको कंपेयर करोगे विद दी प्रोडक्ट जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है विद इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, चार्ज ऑन इट, तो इंडिया में जो चीज बनी उसकी कॉस्ट, ठीक है, कम होगी, राइट। सो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। इस चीज को माइंड में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है, काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। तो इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में उन इनिशिएटिव्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अपन एक एक इनिशिएटिव को देखते हैं एंड समझते हैं। मेक इन इंडिया, initiatives taken by government of India to strengthen entrepreneurship in India as under Make in India, businesses from across the globe and not merely the Americans consider Make in India a breakthrough policy of New India. The Make in India program was launched in September 2014, soon after the Modi government came into power. ठीक है, मोदी गवर्नमेंट से
पर में आई, उन्होंने मेक इन इंडिया का एक कंसेप्ट लाया, ठीक है। इस कंसेप्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला, देखते हैं आगे। एज अ नेशनल प्रोग्राम, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इस इनिशिएटिव के साथ इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था, हमें इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से आने वाले सालों में, ठीक है, बढ़ाना है। इसके लिए आज उन्होंने ये इनिशिएटिव लिए हैं कि आने वाले सालों में इंडिया को कैसे जाना जाए, ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब जाना जाए। इसलिए ये इनिशिएटिव आज के टाइम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। And contained a draft proposal to attract investments from both local and foreign corporate houses, ठीक है। अभी ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियंस इसमें पैसा लगा सकते हैं, एज वेल एज पीपल जो आउटसाइड इंडिया हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर के लोग हैं, वो भी बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। इसके लिए ये पूरा इनिशिएटिव प्लान किया गया, इसके लिए ये पूरा इनिशिएटिव रन हो रहा है। एंड कुछ 25 सेक्टर्स में, ठीक है, कुछ 25 की एरियाज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो वो क्या है की एरियाज, यहां पे सारे तो नहीं है, कुछ कुछ यहां पे दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो लोग गाड़ियां मैन्युफैक्चर्स करते हैं, केमिकल्स, आईटी सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया, फार्मास्यूटिकल्स जो लोग दवाइयां बनाते हैं, टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन। क्या होता है एफडीआई लिमिट, बताएंगे आप में से कोई, एफडीआई क्या होता है? सी फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट उसका मतलब क्या होता है? ओके, सी जब कोई भी नॉन इंडियन, अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप्रोच इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग मनी इनटू एन इंडियन एंटिटी और एन इंडियन कंसर्न, ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड इंडिया से कोई पर्सन इंडिया में आके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब जानते होंगे फेसबुक का जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, राइट, उसने रिलायंस इंडस्ट्री की एक कंपनी जिसका नाम है जियो मार्ट, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग स्टेट। तो वो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया मार्क जकरबर्ग ने, ठीक है, जियो मार्ट में, रिलायंस इंडस्ट्री की एक कंपनी जियो मार्ट, जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसने क्या किया, शेयर्स एक्वायर किया, अपना पैसा लगाया, तो उस पैसे को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ क्या पर्पस रखा गया है माइंड में कि हमें एफडीआई इंडिया में अट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर टू असिस्ट फॉरेन बिजनेस locate partners and site, while a slew of measures has been initiated for domestic companies. अभी सी एक बहुत लॉजिकल चीज यहां पे सामने आती है, विच इज कि मान लीजिए इंडिया बाहर से किसी पर्सन को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बट अभी उसको ये तो पता ही नहीं है कि यार अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया और मैंने उससे अगर प्रॉफिट अर्न कर लिया तो उस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, आपने इंडिया से अर्न किया है 50 लाख रुपीस, ठीक है, आपने इंडिया में आके, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, कि आपने इंडिया में आके कुछ 50 लाख रुपीस आपने प्रॉफिट कमाया, नॉट सेइंग इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट लगाया एक्स अमाउंट का, आपने उससे प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट कमाया आपने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आके बोलती है यार आपने 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, 50% आप हमें दे दीजिए एज अ टैक्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन इंडिया। तो ये अगर चीज आपको पता चले तो क्या नेक्स्ट टाइम आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है, कोई भी नहीं करेगा अगर आपको आपकी कमाई का 50% उस कंट्री में एज अ टैक्स देना पड़े, राइट। तो इसके लिए क्या गया, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए,
जहां पे जो भी पर्सन, ठीक है, पर्सन हु हैज टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया, ठीक है, उसकी सारी लीगल फाइनेंशियल हेल्प की जाए, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, कि यार अगर उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो उनको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या उसके आउटकम्स होंगे, ठीक है, इसके लिए ये सेंटर्स बनाए गए, एंड which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative in his Independence Day address in 2015. Okay, मेक तो 2014 में आ गया था। अभी सी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ईयर्स, पर्टिकुलर डेट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मेक इन इंडिया जो था वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में, एंड देन मोदी गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लाया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, जिसको उन्होंने एड्रेस किया था, मतलब उसके बारे में बताया था इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे इन 2015। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज नथिंग बट इनिशिएटिव ले ताकि इंडियंस India, the people can invest into India. The reason being, first reason and the foremost reason is to boost the manufacturing in India, and in coming years the India should result as a manufacturing hub, right? Okay, so यहाँ पे अपना नेक्स्ट इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। अभी स्टैंड अप इंडिया का जो बेसिक जो चीज है इसमें क्या है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ठीक है, SC ST ट्राइब वाले जो लोग हैं उनको आना, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, मींस एम्प्लॉयमेंट एज एन वो इनिशिएटिव करने का, ठीक है, एंड इसमें वुमेन्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया गया। क्या बोलता है ये स्टैंड अप इंडिया? The Stand Up India scheme aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribes, ठीक है। द स्कीम इज एंकर्ड बाय, मतलब इस स्कीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, कि स्टैंड अप इंडिया को एंकर स्पॉन्सर कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। Stand Up India scheme facilitates bank loan between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। क्या बोल रहा है ये स्टैंड अप इंडिया? बोल रहा है कि यार हम बैंक लोन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट, और ध्यान रखना यहां पे एक शेड्यूल कास्ट का पर्सन होना चाहिए एंड एक शेड्यूल ट्राइब, इसके साथ एंड है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में और है, मतलब इनमें से कोई भी एक, एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर, ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर, ठीक है, उसको हम क्या देंगे? 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन फैसिलिटी देंगे। अब दिस लोन फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लोन फैसिलिटी इज पर ब्रांच फॉर पर बैंक। मतलब अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एक शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल कास्ट का एंटरप्रेन्योर है एंड एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, दे अप्रोच बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर टेकिंग अ लोन। अब ये लोन 10 लाख से 1 करोड़ डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। इनका बिजनेस बहुत छोटा है तो इनको मिनिमम लिमिट 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच से 10 लाख का लोन ले सकते हैं, ठीक है, एक पर ब्रांच पर बैंक है। अभी अगर बीओ का कोई दूसरा ब्रांच होगा, ठीक है, वहां से भी ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू दी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द लोन, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा,
पर ब्रांच पर बैंक है ये, ओके। दिस एंटरप्राइज मे बी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। अब अगर आप कोई एंटरप्राइज बना रहे हैं, ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है कि आप कुछ बना के बेच रहे हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी हो सकता है आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो ट्रेडिंग सेक्टर भी हो सकता है कि आप खरीद के और बेच रहे हैं, ठीक है। In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an scheduled caste, scheduled tribe or a woman entrepreneur. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, XYZ एक कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी बट इट इज अ पब्लिक कंपनी, और इसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, बट ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मतलब एक कंपनी, ठीक है, अब यहां पे स्पेसिफिक नहीं बोला है कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, बट एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स होने के बावजूद जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब और वुमेन चाहिए उस कंपनी के अंदर, वो 51% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़े, क्या एक बार जल्दी से रिवाइज कर है कि स्टैंड अप इंडिया के अंदर तुम्हें लोन फैसिलिटी मिलती है, क्या लिमिट मिलती है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की, किस किस को, एक टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब एंड एटलीस्ट 1 वुमेन, ठीक है, 1 वुमेन बोरोवर पर ब्रांच पर बैंक। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये एंटरप्राइज किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्टली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आप, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, ठीक है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उसका स्टेक एटलीस्ट 51% होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। एलिजिबिलिटी ये बोल रहा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 इयर्स ऑफ एज, मतलब ये बोल रहा है कि माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब का है, या वो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ही शुड बी मेजर नॉट अ माइनर पर्सन, ठीक है। अब लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है, ये ग्रीनफील्ड वाला पॉइंट ऊपर रह गया। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस, ठीक है, वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये एक और कंडीशन डाल दी कि आपको लोन हम देंगे, ठीक है, बट आपका जो आइडिया है, आपके बिजनेस का जो आइडिया है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट? सी, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो स्टार्टिंग का काम होता है, इनिशियल सेटअप होता है, वो बिजनेस में हो चुका है, इसके बिजनेस में कैपिटल लगाना है, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ऑन द अदर हैंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज लाइक कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी, फर्स्ट इज आप मेजर होने चाहिए, सेकेंड इज आपका प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज, ये अपन ने ऊपर देखी कि नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस का, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का स्टेक उस एंटिटी के अंदर एटलीस्ट 51% होना चाहिए, ठीक है। एंड बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बोरो कर रहा है, जो लोन ले रहा है, उसने बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफॉल्ट नहीं किया हो। अगर बैंक से पैसा लिया है तो वो पैसा चुकाया हो, डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट मेजर होना चाहिए वो पर्सन, सेकेंड इज जो ग्रीन होना चाहिए, थर्ड नॉन जो तुम्हारे इंडिविजुअल एंटरप्राइज है उनका स्टेक एटलीस्ट 51% होना चाहिए, एंड लास्ट इज आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड?
ओके, सो नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन डिटेल्स। ठीक है, लोन डिटेल्स ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ लोन। इट सेज कॉम्पोजिट लोन इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बिटवीन 10 लाख अप टू 100 लाख। कंफ्यूज मत होना, 100 लाख इज 1 करोड़, राइट? तो ये कह रहा है कॉम्पोजिट लोन। कॉम्पोजिट मीन्स इकट्ठा, मिला के। किस चीज को मिला के? टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। अभी टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको आप रीपे कर रहे हैं आफ्टर 5 years। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज इन नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जिसका आप रीपेमेंट 5 साल के बाद से करना स्टार्ट करते हैं, राइट? और एक वर्किंग कैपिटल होता है जिसका रीपेमेंट 5 साल से पहले पहले हो जाता है। तो ये दोनों ही लोन मिला के, ठीक है, इन दोनों ही लोन्स को मिला के जो लिमिट रहेगी वो 10 लाख से लेके 100 लाख, दैट इज 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ लोन। क्या बोल रहा है ये? फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये तो अपन ने ऊपर ही देखा कि पर्पस क्या होना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है। किस सेगमेंट में? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में या ट्रेडिंग सेगमेंट में। और एंटरप्रेन्योर कौन होना चाहिए? या तो वो शेड्यूल कास्ट का पर्सन होना चाहिए, मतलब बैकवर्ड क्लास का, या शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, या वुमेन एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, राइट? अभी ये कह रहा है साइज ऑफ लोन। Composite loan of 75% of the project cost inclusive of term loan and working capital। अब इस फैसिलिटी के अंदर आपको लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, 100 करोड़ आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो इस इनिशिएटिव, इस स्टैंड अप इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर आपको लोन 75% आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। तो कितना होता है? 75% ऑफ 100 करोड़ इज 75 करोड़ रुपीज, इसका आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है। वो क्या बोल रहा है? द स्टिपुलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इफ बोरोवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन along with convergence support from any other scheme exceeds 25% of the project cost। मीन्स ये क्या कह रहा है? अगर बोरोवर का जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अभी 75% आपको लोन मिल रहा है, बोरोवर का जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है 25% का, वो कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस उसने किसी और से सपोर्ट ली है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के अगर वो 25% से ज्यादा है, मतलब बोरोवर का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 25% से ज्यादा है, तो लोन आपको 75% तो नहीं मिल सकता ना। से फॉर एग्जाम्पल 25% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका खुद का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, और उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है 30 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इस स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर उसको लोन फैसिलिटी कितनी मिलेगी? रिमेनिंग 70 करोड़ की मिलेगी। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा है तो रिलेटिव लोन का जो लोन फैसिलिटी का जो पार्ट हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा, साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ लोन क्या होगा? 75% आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा, बट अगर पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का खुद का कंट्रीब्यूशन अगर 20% से ज्यादा है तो साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो लोन पोर्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट रेट। क्या बोल रहा है ये? द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर द कैटेगरी एंड नॉट एक्सीड बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेनोर प्रीमियम। मतलब अभी क्या होता है, देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी दे रही है तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो कम ही रखेगी, राइट? तो वो क्या बोल रहा है, कितना कम रखेगी? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेस रेट होता है, MCLR जो होता है, ये बैंक की एक लेंडिंग रेट होती है, मिनिमम कैपिटल लेंडिंग रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी मिनिमम कैपिटल लेंडिंग रेट ले लेंगे, उसमें 3% ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपका MCLR से 1.5 है या 1.8 है, 1.5 लेते हैं, एंड उसके अंदर अगर आप 3% ऐड करते हैं तो इट विल रिजल्ट इनटू 4.5% प्लस
टेनोर प्रीमियम। टेनोर प्रीमियम मतलब आपने जितने साल में रीपे करना है उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा प्रीमियम बैंक आपसे चार्ज कर सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम कुछ होगा तो वो भी आपकी इंटरेस्ट की रेट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट के लिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट होगा आपका MCLR। सी आपको ये टिप्स पे ऐसे याद करना है कि इंटरेस्ट रेट वुड बी MCLR प्लस 3% प्लस टेनोर प्रीमियम, राइट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। ओके, अभी चलो ये फैसिलिटी भूल भी जाए अगर, ठीक है, एज अ लेमैन, मैं आज अगर एक बैंक के पास जाती हूं, मैं कहती हूँ बैंक से मुझे 10 लाख रुपीस का लोन देना, तो बैंक मुझे कहेगी यस यस मैम कम, वी आर वेलकमिंग यू एंड आपको हम 10 लाख रुपीस का लोन दे देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी चार्ज करेगी। वैसा ही इस फैसिलिटी के अंदर भी है। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, तो आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, राइट। ठीक है, अब सिक्योरिटी कोलैटरल भी हो सकती है। कोलैटरल मींस आप मॉर्गेज कर रहे हैं, प्लेज करके कोई चीज बैंक को गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, वो उस फॉर्म में भी हो सकती है, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप गारंटी लाके दे सकते हैं। गारंटी किससे लाकर देंगे, CGFSIL, ठीक है। CGFSIL ये किसके लिए स्टैंड होता है, इट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। अगर इस डिपार्टमेंट को अप्रोच करके, ठीक है, उससे रिटन सर्टिफिकेट के अगर आप बैंक को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम डिपार्टमेंट, कि यार ये पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, विल रीपे इन फ्यूचर, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा देगा। या तो आप कोलैटरल दे दीजिए, या तो CGFSIL से आप गारंटी प्रोवाइड करवा के बैंक को दे दीजिए, ठीक है, बट सिक्योरिटी इज अ मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट इज repayment. The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. क्या बोल रहा है ये, कि आपको ये जो लोन आप बैंक से लेंगे, ठीक है, इसको रीपे करने का टाइम लिमिट क्या दिया है, 7 years दिया है, ठीक है, प्लस आपको दिया है मोराटोरियम पीरियड 18 months का। क्या होता है ये मोराटोरियम पीरियड, ठीक है, मोराटोरियम पीरियड क्या होता है कि अगर आपने सपोज आपके लोन लिए हुए 7 years हो गए, ठीक है, अभी बैंक ने आपको कॉल किया, ठीक है, बैंक ने आपको कॉल किया कि यार आप ना जस्ट अ सेकेंड, या बैंक ने आपको कॉल किया और कहा कि यार आप ना आप 7 years हो गए हैं, आप रीपेमेंट कर दीजिए अगले 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने हो गए, आपने रीपे नहीं किया, ठीक है, बैंक अगेन अप्रोचेस यू, ठीक है, आपको फोन करते हैं कि यार सर आपका रीपेमेंट स्टैंडिंग है और आप प्लीज रीपे करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगेन 6 महीने बीत जाते हैं, आपने पे नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब 7 साल खत्म हो जाने के बाद से आने वाले 18 महीने जिसको मोराटोरियम पीरियड किया गया है, इसमें अगर आप रीपे नहीं करते आपका लोन, तो आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन बैंक नहीं ले सकता। तो यार वाह, चांदी हो गई ये तो, कि अगर रीपेमेंट करना है, 7 साल का टाइम तो दिया ही है रीपेमेंट करने के लिए, प्लस एडिशनल 18 months भी दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर आप रीपे नहीं करते हैं तो, ठीक है, तो ये था रीपेमेंट का पॉइंट। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakh, द सेम में बी सैंक्शन बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है, रुपये डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ बोरोवर। मतलब अगर आपका वर्किंग कैपिटल अगर 10 लाख रुपए तक का वर्किंग कैपिटल है आपका, तो आपको किस फॉर्म में पैसा दिया जाएगा, ठीक है, आपको ओडी के फॉर्म में दिया जाएगा। सुना होगा ना, ओवरड्राफ्ट बैंक एक ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, या आपको रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है, बोरोवर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा विच इज सिमिलर टू योर ATM कार्ड, ठीक है, बोरोवर की कन्वीनियंस के लिए, तो आप उस फॉर्म में ले सकते हैं अगर 10 लाख से कम का लोन है। और अगर आप वर्किंग कैपिटल जो है, ठीक है, नॉट लोन, जस्ट अ वर्किंग कैपिटल, इसमें टर्म लोन भी आ सकता है मिला के, ठीक है, अपन ने पढ़ा था कॉम्पोजिट लिमिट होती है, राइट। तो आपका वर्किंग कैपिटल अगर 10 लाख तक के लिए है, तो आपको बैंक ओडी फॉर्म में या रुपए डेबिट कार्ड फॉर्म में पैसे देगा। और अगर आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको कैश क्रेडिट लिमिट फॉर्म में देगा, ठीक है, CC लिमिट के फॉर्म में देगा। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिन मनी। ये क्या बोल रहा है मार्जिन मनी, सी बहुत सिंपल सा है कि यार
बोलते हैं आपको फैसिलिटी देने से पहले, ठीक है, आपको लोन देने से पहले एक बैंक बोलेगा कि यार हम आपको लोन दे देंगे, बट 25%, ठीक है, आपके पास मार्जिन मनी होना चाहिए। क्या होता है मार्जिन मनी? सी, अगर आपकी बिजनेस आप स्टार्ट, उसमें कुछ आ गई, ठीक है, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना है, एंड लोन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास खुद का मार्जिन मनी होना जरूरी है, ठीक है, ताकि इन द इन द टाइम ऑफ नीड आप अपने पैसे को यूज कर सकें। इसके लिए आपके पास 25% मार्जिन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट का 10% जो है वो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? The scheme envisages 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central state schemes. While such schemes can be withdrawn upon from the availing admissible subsidies or for meeting margin money requirement, in all cases the borrower shall be required to bring in minimum of 10% of the project cost as own contribution. Means आपको खुद margin money 25% रखना है, and सारे ही केसेस में प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10%, कितना? 10% एटलीस्ट आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, एंटरप्रेन्योर का खुद का कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं ये 7-8 पॉइंट लोन डिटेल्स के। ये क्या कह रहा है, आप प्लीज मेरे साथ रिवाइज करिए। लोन डिटेल, नेचर क्या होना चाहिए लोन का? कॉम्पोजिट लोन, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, दोनों 10 लाख तक का लोन मिलेगा। पर्पस ऑफ लोन, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, साइज ऑफ लोन, ठीक है, लोन कितना मिलेगा? आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% लोन आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा है, तो साइमल्टेनियस कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन जो है, साइमल्टेनियस पोर्शन ऑफ लोन जो है वो 75% से कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट रहेगी MCLR प्लस 3%, प्लस अगर कोई भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, आपको बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी सिक्योरिटी आप कोलैटरल फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या आप CGFSIL से गारंटी ला के दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट आप 7 ईयर्स में करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ 18 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड, सॉरी एक्स्ट्रा, ठीक है, रीपे करेंगे आप 7 ईयर्स में प्लस 18 मंथ्स ऑफ मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल, अगर आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में लोन जो मिल रहा है उसमें अगर आपका वर्किंग 10 लाख रुपए से कम है, तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड जाएगी ओवरड्राफ्ट फॉर्म में या रुपी डेबिट कार्ड फॉर्म में। बट अगर आपकी वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको CC लिमिट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा लोन। मार्जिन मनी आपको 25% रखना है, एंड आपका खुद का कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट 10% होना चाहिए हर केसेस में, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया। क्या बोल रहा है ये? ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव by the government of India for generation of employment and wealth creation. सी, कुछ भी नहीं है, स्टार्टअप इंडिया बहुत इजी टॉपिक है। इसमें गवर्नमेंट का इंटेंट क्या था स्टार्टअप इंडिया लाने से पहले? एक इंटेंशन क्या था गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट से इसकी यार इंडियंस के पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत आते हैं, वी ऑल नो राइट, आप बहुत इनोवेटिव होते हैं इंडियंस। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है, तो आप स्टार्टअप इंडिया के तहत गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने इनोवेटिव आइडिया को आज ही, ठीक है, पेटेंट रजिस्टर करवा के और अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करेगी, ठीक है। अभी आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो गवर्नमेंट कहेगा ना कि यार आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स इंडिया को भी होंगे, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट्स की नीड फुलफिल होंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इंडिया में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइस कम रहेगी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रहेगी, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया में बन रहा है तो एक्सपोर्ट होने के चांसेस हैं, राइट, इंडिया का GDP इंक्रीज होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं विद इनोवेटिव आइडिया, तो गवर्नमेंट क्या कहता है, यार आप आइडिया लेकर आइए, हम आपको नीडेड सपोर्ट,
ठीक है, नीडेड सपोर्ट आपको देंगे, क्योंकि अगर यार आज आइडिया बहुत लोगों के पास है, बट एक बहुत छोटी सी चीज है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ पाते हैं, विच इज कैपिटल, ठीक है, विच इज फंड्स। अगर आप मानिए पैसा ही नहीं है तो आप कैसे देखेंगे, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, आप देखते होंगे आपके आसपास आज कहीं सारे स्टार्टअप्स हैं। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ने आज 5 साल पहले, ठीक है, अपना एक स्टार्टअप लाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस टाइम हम लोग सोचते थे यार ऑनलाइन अच्छा नहीं होगा, बट आज के टाइम में मिंत्रा का मार्केट सेगमेंट किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, इनोवेटिव आइडियाज लाइए, ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for generation of employment and wealth creation. The goal of Startup India is to develop an innovation of products and services and increasing the employment rate in India. वही सारी repetitive बातें। Benefits of Startup India scheme is, see, अभी क्या benefits बोल रहा है कि simplification of work। अरे भाई, अगर innovation आएगा तो काम तो आसान होगा ही, ठीक है। Second is finance support, ठीक है, अगर आपके पास आइडिया है, फंड्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। थर्ड बेनिफिट इज गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स, सी, अभी अगर गवर्नमेंट कोई भी टेंडर लेके आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई भी टेंडर लेके आ रही है, उस टेंडर को एक्वायर करने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन होती है कि गवर्नमेंट आपको टेंडर देगी क्यों, ठीक है, क्यों देगी? गवर्नमेंट कहेगी कि यार हम ये पर्टिकुलर सेगमेंट का टेंडर लेके आए हैं, आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना एक्सपीरियंस है आप हमें शो करिए, अगर हमें समझ आएगा तो होंगे, ठीक है। बट स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपको गवर्नमेंट टेंडर्स का भी फायदा मिलता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है तो गवर्नमेंट टेंडर अगर आया तो आपको एक्सपीरियंस शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक एड ऑन बेनिफिट आपको स्टार्टअप इंडिया के अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, इनहैंस करना है, ठीक है। तो आपको स्टैंड अप इंडिया एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, लोगों तक पहुंचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है यार। तो इतनी सारी चीजें हैं, और क्या चाहिए अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करना है? बस एक आइडिया लाओ, गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आगे, स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 16th January 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सी, मेक इन इंडिया 2014 में आया था, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया 2015 में नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे एड्रेस किया था, एंड स्टार्टअप इंडिया 16th January 2016 में आया। तो ये पर्टिकुलर डेट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी बेनिफिट्स देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया के, बहुत इजी हैं, बहुत क्विकली अपन देख लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सी, मैंने जब ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, यार आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप हमारे पास आइए, ठीक है, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे, XYZ चीजें, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और आज ही आप उस इनोवेटिव आइडिया को एक पेटेंट रजिस्टर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो पेटेंट रजिस्टर करवाना बहुत इजी नहीं होता है। इट इज अ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसके अंदर बहुत तरह की फीस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। बट ये क्या बोल रहा है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना पेटेंट रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपके पेटेंट के रजिस्ट्रेशन में जो भी कॉस्ट लगी होगी, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट लगी होगी उसका 80% हम आपको रिबेट दे देंगे। मतलब अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर आपका कुछ पेटेंट था, ठीक है, अभी आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को क्लियरली जानते हैं या नहीं, बट मुंबई में एक चेन बिजनेस चलता है चाय का, येवले चाय करके, आप गूगल कर सकते हैं, येवले चाय करके एक छोटा सा सेगमेंट एंटर हुआ था मार्केट में आज से कहीं 3 या 4 साल पहले, जो अभी मुंबई से एक्सपैंड होके पुणे तक पहुंच चुका है, जिसमें आपको
आपको एक प्रॉपर सेटअप के अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चाय दी जाएगी, और ये लोग सिर्फ चाय प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, येवले चाय करके, और आपको विद इन 1 किलोमीटर आपको उनकी 3 से 4 शॉप्स दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है यार। चाय अगर आप कहीं मार्केट में जाके पीते हैं आज, ठीक है, तो आपको वो नॉर्मल जिंजर टी एंड ये लोग आपको अलग अलग वैरायटी की चाय, अभी देखा जाए तो इसमें कुछ इनोवेशन नहीं है, ठीक है, बट अगर इसमें कोई पैसा लगा रहा है और अगर चल रहा है तो इंडिया में ही उनका बिजनेस हो रहा है ना, और प्रैक्टिकली हो भी रहा है, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये येवले चाय का काम, तो उन्होंने ये येवले चाय को पेटेंट रजिस्टर करवाया, ठीक है, ताकि कोई और पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ये ट्रेड, ये जो नाम है, इस नाम के अंदर अपना बिजनेस नहीं कर सके, ठीक है। तो इसको रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 50 लाख रुपीज अगर पेटेंट फी ली होगी तो उसका 80% मींस 40 लाख रुपीज जो है गवर्नमेंट आपको पे कर देगी इन द फॉर्म ऑफ रीबेट, ठीक है। तो ये एक और बेनिफिट है। क्या बोलता है फाइनेंशियल बेनिफिट? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड, इट मीन्स दे प्रोड्यूस और प्रोवाइड यूनिक गुड्स और सर्विसेज. In order to register their patents, they have to incur a heavy cost which is known as patent cost. Under this scheme, the government provide 80% rebate on the patent cost. Moreover, the process of patent registration and related is faster for them. Also, the government pays the fees of the facilitator to obtain the patent. मतलब ये क्या बोल रहा है? देखो, तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही, एक और बेनिफिट है वो यहाँ पे कि अभी पेटेंट अगर रजिस्टर करवाना होता है तो आपको 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपको कहीं नहीं जाना है। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो आया उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको एक एड ऑन बेनिफिट दिया है, आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज अ सिंगल विंडो पैनल, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड आप उधर से ही अपने पेटेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस भी टीडियस नहीं है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लेस पीपल, इट इज अ सिंगल विंडो पैनल एंड टाइम भी कम लगता है, ठीक है, एंड प्लस आपको रिबेट भी मिल रहा है विच इज 80% ऑफ योर पेटेंट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स बेनिफिट्स। सी, अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यार आपने अगर इंडिया में कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आया, ठीक है, एंड आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि यार हम आपको 3 साल के लिए टैक्स फ्री देंगे, ठीक है, आपको आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। क्या बोल रहा है ये? स्टार्टअप्स एंजॉय अ गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स अंडर द इनकम टैक्स हेड. The government exempt their 3 years income tax post the incorporation year. मतलब इनकॉर्पोरेट होने के बाद, जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तब से लेके 3 साल तक आपको टैक्स फ्री रहना पड़ेगा, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट दे कैन अवेल इट ओनली आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट से, कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, XYZ इज अ बिजनेस दैट स्टार्टेड अंडर द स्टार्टअप स्कीम, ठीक है, इनको इनकॉर्पोरेट हुआ है एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020, तो आने वाले 3 सालों तक उनको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना. ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे ये मेंशन नहीं है, ना कि एमसीक्यू में मेंशन है कि उन लोगों ने सर्टिफिकेट लाया होगा. सर्टिफिकेट कहां से लाया होगा? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. अगर आप IMB से एक सर्टिफिकेट लाके दे दें कि यार हम स्टार्टअप हैं और आने वाले 3 सालों तक हमें टैक्स करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए ये इनकम टैक्स बेनिफिट होगा. बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आई एम रियली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है. Also, they can claim exemption from tax on capital gain if they invest money in specified fund. ठीक है साहब, ये क्या बोल रहा है? आपने आपके बिजनेस के अंदर जो कैपिटल एसेट्स लगाए थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के आपको उन कैपिटल एसेट्स की नीड नहीं है. क्यों नीड नहीं है यार? टेक्नोलॉजी और इनहांस हो गई है,
नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, XYZ रीजंस, ठीक है, और आप अपने एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने एसेट को बेच रहे हैं तो सपोज आपका कुछ 10 लाख रुपीस का एसेट था, आप उसको 15 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो दिस डिफरेंस बिटवीन 10 लाख एंड 15 लाख दैट इज 5 लाख, ठीक है, ये कैपिटल गेन कहलाता है, ठीक है, बट इस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप एक स्पेसिफाइड फंड में आपके ये 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या बोल रहा है इनकम टैक्स, जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर आप स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कोई बिजनेस, कोई इनोवेटिव आइडिया कर आ रहे हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बोलती है आपको कोई टैक्स 3 साल तक देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड IMB से एक सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है आपको उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने वो कैपिटल गेन का अमाउंट स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंड अप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन बनाया है, जैसे आपके फोन में होता है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके का एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। उसके अंदर आप जाके विदाउट एनी टीडियस प्रोसेस पे कुछ कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इट इज वेरी इजी, जिसमें आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वो चीज कह रहा है कि आपको बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करिए एक ऐप के थ्रू। इससे ज्यादा इजी क्या होगा कि यार आपको से फॉर एग्जांपल अगर आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि यार पासपोर्ट आपको आपके फोन पे ही बन जाएगा, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, तो हाउ इजी दैट विल बी, राइट। तो उसी तरीके से उसी कंसेप्ट पे रजिस्ट्रेशन बेनिफिट में ये क्या बोल रहा है, everyone believes that incorporation and registration of business are far more difficult than running it. Very true. It is because of long and complex steps of registration. Under the Startup India scheme, an application is to facilitate registration. Just a second, facilitate registration. A single meeting is arranged to add the Startup India hub. Also, there is a single doubt and problem solving window for them. ठीक है, मतलब आपको एक ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई डाउट्स है, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा एक सिंगल विंडो पैनल के थ्रू, और कोई भी टीडियस, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हेलो सर, आप यहीं हैं?